एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं हाउ टू सॉल्व होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस सेट ऑफ इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखो, पहले तो मैं इसको थोड़ा सा पहले आपको जैसे मैंने बताया था, इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट जब करते हैं तो रैंक मिल जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, इकोलॉन फॉर्म क्यों करते थे? क्योंकि अगर हमें कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है, सेट ऑफ इक्वेशंस, तो उसमें इकोलॉन क्या करता था, जो हम करने वाले हैं उसने वो मैट्रिक्स फॉर्म में कर दिया था। तो जो होमोजेनियस सेट ऑफ इक्वेशंस है उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, उसमें तो जो मैंने इकोलॉन में बताया था वही करना है। तो होमोजेनियस सेट ऑफ इक्वेशंस में एक एग्जांपल लेके सॉल्व करके देख लेते हैं, बाकी तो आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया था। तो एग्जांपल देखते हैं इसमें। वो कह रहा है कि एक हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे x एक वेक्टर है एंड एक मैट्रिक्स दे रखी है जो कि a के बराबर है, जिसकी वैल्यू है 3 1 2 1 -2 3 एंड 1 5 -4। अब एक चीज बताइए, पहले तो मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देता हूँ अगर आपको नहीं याद हो। अगर किसी तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना है जो कि होमोजीनियस है, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू c3z भी होगा, क्योंकि यहाँ पर d1 d2 d3 की वैल्यू 0 है ना। अब इनको जब सॉल्व करते थे तो हम क्या करते थे, एक मैट्रिक्स बनाते थे a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। क्यों बनाते थे? क्योंकि अगर हमें कोई रो ऑपरेशन लगाना है इसमें, तो रो ऑपरेशन जैसे ही लगाएंगे तो इस तरह से लगाएंगे जैसे हमने इक्वेशंस में मल्टीप्लाई करके उनको सब्ट्रैक्ट किया हो या उनको ऐड किया हो। जैसे मैं एक ऑपरेशन लगा दूं r2 इज इक्वल टू x1 टाइम्स r2 माइनस x2 टाइम्स r1। तो ये एक ऑपरेशन है, कुछ ऐसा हो गया कि इसमें मैंने r2 में x1 का मल्टीप्लाई कर दिया हो एंड r1 में x2 का मल्टीप्लाई कर दिया हो और सब्ट्रैक्ट कर दिया हो। बट मैट्रिक्स में ये काम करना बहुत सिंपल होता है। अब इसमें तीन केस आते हैं, होमोजेनियस में तो दो आते हैं, कि अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3, अगर 3 आ जाती है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इसका मतलब है कि तीन सॉल्यूशन आ जाएंगे, क्योंकि जो R3 होगा, R3 से हमें Z की वैल्यू मिल जाएगी एंड फिर R2 से हमें Y की वैल्यू मिल जाएगी एंड R1 से हमें उसकी X की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स जो कि 3 है, तो हमें सारे अननोन्स की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, या फिर हम बोल सकते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्यों, वो मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल भी दे रखा है तो आप कंफ्यूज मत होना अभी। और अगर RA की वैल्यू लेस देन 3 है, यानी नंबर ऑफ अननोन से कम है, तो यहाँ पे आता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल का मतलब है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि नो सॉल्यूशन का केस पॉसिबल नहीं है होमोजेनियस में, क्योंकि x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0 इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन फॉर दैट। तो पहले आप इस एग्जांपल को और देख लें। तो पहले हमें इसे इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसमें मैं दो ऑपरेशन लगाऊंगा। पहला तो R2 में लगा देंगे R2 माइनस R1 एंड R3 में लगा देंगे R3 माइनस R1, क्योंकि R3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट जो कोफिशिएंट है वो 0 0 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ गई हमारी
3 1 2 एंड 3 का मल्टीप्लाई 0 -6 -1 -7 एंड 9 -2 7, ये आ गया 0 एंड 15 -1 इज 14 एंड -12 -2 -14। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि R3 में हम ऑपरेशन लगा सकते हैं R3 + 2R2, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 ये 0, तो हमारी एक मैट्रिक्स आ गई इक्विवेलेंट मैट्रिक्स 3 1 2 0 -7 7 एंड 0 0 0। नाउ अब रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स अगर 2 आई है तो इसका क्या मतलब है, पहले ये देख लेते हैं और इससे हमें मिलता क्या है। देखो हमारी मैट्रिक्स 3 1 2 0 -7 7 एंड 0 0 0, और उसने बोला है हमारी इक्वेशंस हैं कुछ ऐसे कि Ax = 0 होना चाहिए, जहां पर x एक वेक्टर है। x एक वेक्टर होने का क्या मतलब है, x की कुछ वैल्यू हो सकती है m n o, जो कि तीनों वेरिएबल्स हैं जो कि हमें फाइंड करने हैं। तो m n o = 0, इसको ऐसे लिख दो 0 0 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3m + n + 2o, o की जगह कुछ और लेना पड़ेगा क्योंकि आप 0 से कंफ्यूज कर दोगे, तो mnp ले लेते हैं, ठीक है, = 0 -7 n + 7p = 0, और बाकी कोई इक्वेशन नहीं बनेगी। तो अगर आप ही खुद देखो, अगर मैं एक और इक्वेशंस बना दूं, जैसे अगर ये यहाँ पे एक और मैं मैट्रिक्स ले रहा हूं अपने मन से, अगर कुछ ऐसा होता कि रैंक इसकी 3 आ जाती, तो मैं लेके चल रहा हूँ कुछ भी ऐसी रैंडम इक्वेशन ले रहा हूँ 0 0 एंड 8, और अगर ये केस होता इन द होमोजेनियस सेट ऑफ इक्वेशन, तो क्या हो जाता 3m + n + 2p = 0, -7n + 7p = 0 एंड 8p = 0। अब एक चीज सोचो, अगर कोई भी होमोजेनियस की इक्वेशन बनेगी तो अगर रैंक 3 है तो लास्ट वाली इक्वेशन में तो ऑलवेज = 0 आ जाएगा, और जैसे ही ऑलवेज = 0 आया तो इसको जब यहाँ पुट करेंगे तो n की भी वैल्यू 0 आ जाएगी, एंड इसको जब यहाँ पे पुट करेंगे n और p की वैल्यू तो m की भी वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी कि यूनिक सॉल्यूशन इज ओनली पॉसिबल फॉर x = y = z = 0 ओनली। सो ये तो आगे रैंक अगर नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल है, अगर रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारी ये दो इक्वेशन बन रही है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें p और n में से किसी एक को एक एज अ वेरिएबल लेना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू कोई भी स्केलर हो सकती है। तो हमारा जो ट्रेडिशन चला आ रहा है वो कहता है कि भाई देखो ऐसा करो, ये m और ये n इनको तो बोल दो लीडिंग वेरिएबल, और जो बचा हुआ है उसे बोल दो फ्री वेरिएबल। अब जो फ्री वेरिएबल है उसकी आप वैल्यू डिफाइन कर दो एज अ स्केलर, लेकिन जो m और n है उसको उसकी टर्म्स में डिफाइन करो। अब ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ p को ही फ्री वेरिएबल मानो, लेकिन ट्रेडिशन है इसीलिए मैंने बोला, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर कोई भयानक क्वेश्चन है तो उसमें जरूरत नहीं पड़ती फिर सोचने की। तो p की वैल्यू हम ले लेते हैं अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू r, यानी अल्फा जो है कोई रियल नंबर है या स्केलर कह सकते हैं, कुछ भी करो। तो यहाँ पे अगर अल्फा रखोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी अल्फा, एंड m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ हो गया 3 अल्फा -3 अल्फा अपॉन 3, तो माइनस अल्फा आ गया। तो जो सॉल्यूशन सेट है वो आ गया हमारा MNP, यानी कि -अल्फा, अल्फा, अल्फा। ये सॉल्यूशन सेट है। सॉल्यूशन सेट एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसीलिए बोल रहे थे कि रैंक of matrix is less than number of unknowns, then we get a non-trivial solution or infinite solution, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं उसकी तरफ, नॉन होमोजेनियस की तरफ।
तो नॉन होमोजेनियस सेट ऑफ इक्वेशंस में क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z is equal to d2 and a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। अब आप बोलोगे कि भाई क्यों लिख रहा है, इससे अच्छा क्वेश्चन करा देना। इसमें एक दिक्कत होती है, हम लेते हैं यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और क्यों लेते हैं इसका रीजन बहुत कम लोगों को शायद पता होगा। b1 c1 d1 यहाँ पे स्लैश एक लाइन बनी होती है, तो क्यों बनी होती है ये मैं डिस्कस करने जाऊंगा। देखो आप एक चीज सोचो, तीन इक्वेशन है, जब हम इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे किसी x का, फिर मतलब x एक ऐसी नंबर है, आप x डैश ले लो, तो x डैश का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे इक्वेशन में किसी और नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे एंड माइनस, वही काम करेंगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत आ गई कि अगर मैं एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स ले लेता, वही a1 b1 c1 a2 b2 एंड मतलब जो भी आप लेते आ रहे हो, उसमें क्या दिक्कत होती कि अगर मैं जो ऑपरेशन लगा रहा था, ये जो मल्टीप्लाई है, इसमें भी कुछ मैं मल्टीप्लाई कर दूं एंड इनको जब सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जो ऑपरेशन a2 b2 c2 और a3 b3 c3 में लग रहा था, वो d2 और d3 में तो लगा ही नहीं। यानी कि हमें एक ऐसी मैट्रिक्स की जरूरत होगी जो कि इस ऑपरेशन को भी झेल पाए। तो यहाँ पे जन्म हुआ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, कि भाई हम ऑगमेंटेड ले लेते हैं ना, d1 d2 d3 को भी ले लो। उसने कहा ले लो यार। अब उसमें तीन केस आ जाते हैं। पहला रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसी में ही है कोफिशिएंट, ये रहा। तो रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स अगर बराबर आ जाए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के, जो कि बराबर आ जाए नंबर ऑफ अननोन्स के, तो नंबर ऑफ अननोन्स n मान लो। यहाँ पे हाँ एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो मैं नंबर ऑफ अननोन्स लिख रहा हूँ ये जनरल सेट ऑफ इक्वेशंस के लिए, यानी कि फॉर द n नंबर ऑफ इक्वेशंस। तो अगर आप n नंबर ऑफ इक्वेशंस को भी सॉल्व करोगे तब भी आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये केस है तो यहाँ पे आता है यूनिक सॉल्यूशन। क्यों आता है ये भी मैं बताऊंगा। तो और दूसरा केस होता है रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू k विच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। तो यहाँ पे आता है हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एंड रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स अगर बराबर नहीं आए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के, तो यहाँ पे आता है नो सॉल्यूशन। अब कैसे आता है ये देखते हैं। अभी मैं देखो एग्जांपल लूंगा एक, लेकिन मैं उसमें थोड़ा चेंजेस करके आपको तीनों बता दूंगा, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, हमें यहाँ पे हमें दे रखा है बुक में 2 - 3 1 2 - 3 1 1 - 1 2 1 - 1 2 एंड 2 1 - 3, और एक वेक्टर दे रखा है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -2 3 -2। अब अच्छा एक और चीज मैं थोड़ा कलाकारी कर दूं इसमें, जो कि मैं मतलब करता नहीं हूं लेकिन थोड़ा मेरा मन आ गया है। मैं अगर इस वेक्टर को इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 2 -3 -1 1 1 2 -3, एंड इस वेक्टर को जब मैं माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड -2 3 -2 इज इक्वल टू 0। अब मैं एक कलाकारी कर दूंगा जिससे आपका मन खुश हो जाएगा। 1 1 1 2 2 2 1 2 -3 -1 1 1 2 -3, और अगर मैं -2 देखो ऑगमेंटेड की तरह ले रहा हूं मैं, है ना, ये करके एंड एक्स वाई
Z और -1 इज इक्वल टू 0 0 0 एंड देखो ये कितनी है, इसका ऑर्डर है आपका 3x4 और इसका है 4x1, तो ये 0 0 0 ही रहेगा। ये जो जीरो वेक्टर है ये वो ही रहेगा, क्योंकि 3x1 में 3x1 इसका ऑर्डर होना चाहिए, वो ही है ऑर्डर। अब यहाँ पे हम वो कर सकते हैं जो समझना था ना हमको, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, वो सारी चीज कर सकते हैं, क्योंकि हमें तीनों इक्वेशन सब ऐसी इस फॉर्म में मिल गई जो हम होमोजेनियस में करते थे। तो मान के चलो पहले मैं डिस्कस करता हूँ नो सॉल्यूशन। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कब इसके बराबर नहीं आएगी, अगर यहाँ पे हो गया नॉन जीरो और यहाँ पे हो जाए जीरो, तो रैंक ऑफ ए आ जाएगी 2 एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड आ जाएगी 3। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट वाली इक्वेशन। तो लास्ट वाली इक्वेशन में 0x 0y 0z, फिर उसके बाद -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो -1 इंटू सम नॉन जीरो, क्योंकि -2 नहीं होगा उस टाइम पे, सम नॉन जीरो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि एक ऐसी कंडीशन है जो कि मैथमेटिक्स बोलेगी ये क्या बकवास चल रही है, अगर नॉन जीरो है और उसमें -1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो जीरो के बराबर तो हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात आई ट्रिवियल इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन की। तो वो कह रहा है अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स दिस एंड ऑगमेंटेड अगर बराबर आ जाए तो क्या होगा, तीन इक्वेशंस बनेंगी एक्स वाई जेड में, लास्ट वाली इक्वेशन से z की वैल्यू निकल जाएगी, देन y की, देन x की। तो यूनिक सॉल्यूशन तो सिंपल है, लेकिन वो बोल रहा है कि अगर दोनों की रैंक ऑगमेंटेड और उसकी कोफिशिएंट की रैंक अगर लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स है तो क्या करेंगे। तो देखो अगर इन चारों जगह जीरो कर दूं, इन चारों जगह अगर जीरो कर दूं, और इक्लोन फॉर्म जब बना रहे हैं उसकी बात चल रही है, जब से कि जब इक्लोन फॉर्म बनी तो इन चारों जगह जीरो आ गया, एंड यहाँ पे कुछ तो इक्लोन बन रही है, एंड ये रैंक ऑफ कोफिशिएंट एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की वैल्यू 2 आ गई, तो एक वेरिएबल फ्री वेरिएबल रह जाएगा। फ्री वेरिएबल यानी कि अल्फा मान लेंगे उसको, तो एक्स और वाई की एक्स वाई जेड की वैल्यू अल्फा की टर्म्स में आ जाएगी, अल्फा की टर्म्स में आ गई, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व और कर देते हैं, अगर आपको थोड़ा दिक्कत आए इसमें, इसको मिटा के सॉल्व कर देते हैं कि भाई ये सॉल्व कैसे होती है ये तो बता दे भाई। तो चल ऑगमेंटेड लेके देख लो, मैंने ये बता दिया कि ऑगमेंटेड कैसे ले सकते हैं और क्यों लेते हैं, ये दोनों चीज बता दी मैंने। तो अब ऑगमेंटेड लेके सॉल्व कर लो। ऑगमेंटेड यहाँ पे ले लेते हैं, जगह कम है ना, 2 1 2 -3 -1 1 1 2 -3 एंड फिर -2 3 -2। तो यहाँ पे दो ऑपरेशन लगा दो, एक तो R2 goes to 2R2 minus R1 एंड R3 goes to R3 minus R1। तो ये हो जाएगा 2 -3 1, यहाँ पे -2 एंड R2 में 2 का मल्टीप्लाई करके -R1, तो 0 या -2 + 3 तो 1 एंड 2 2 या 4 -1 3 एंड 6 + 2 8। देन उसके बाद 2 इसमें तो डायरेक्ट माइनस करना है, तो 0 4 -3 -4 एंड -2 + 2 0, ऐसे आएगा ना, -2 + 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, एक और ऑपरेशन लगा दो इसमें, तो ये लगाओगे R3 goes to R3 - 4 R2, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 2 -3 1, यहाँ पे -2 और 0 1 3 8 एंड देन 0 0
-4 -16 एंड -8। तो यहाँ पे आ गई। अब देखो आप डायरेक्टली बता सकते हो, ये आ गई हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गई। यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो कोफिशिएंट और ऑगमेंटेड की वैल्यू, सॉरी रैंक, दोनों 3 आ गए, यानी यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब सॉल्यूशन कैसे आएगा वो आप सॉल्व कर सकते हो ना, 3 इक्वेशन है हमारे पास, तो लास्ट वाली इक्वेशन से चालू किया करो। तो -16 z इज इक्वल टू -8, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। एंड उसके बाद करोगे y प्लस 3z यानी 3/2 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी एंड देन x की वैल्यू। यहाँ पे हाँ एक चीज मैं बता दूं, देखो यहाँ पे मेरे से गलती हो सकती है, और सॉरी हो भी गई है। देखो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, मेरे को पता नहीं था इसका आंसर, देखो मैं तो बस कर ही रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे लगाया था R3 गोज टू R3 -4 R2, तो यहाँ पे ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ये गलत है, ये आ जाएगा हमारा R3 यानी -0 -4 टाइम्स यानी -32 आना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा -16z इज इक्वल टू -32, तो z की वैल्यू आ गई 2 एंड y प्लस 3z यानी 6 इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू भी आ गई 2 एंड 2x -3 यानी -6 प्लस z यानी 2 इज इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -4 प्लस 6 विच इज 2, यानी x की वैल्यू 1 आ गई। तो हमारा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन क्या आ गया 1 2 2। तो आपको पूरी कहानी समझ में आ गई कि नॉन होमोजीनियस में क्या करते हैं, होमोजीनियस में क्या करते हैं, क्यों करते हैं, वो सारी चीज समझ आ गई। और ये सारी चीजें आपको बस जैसे शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है सिर्फ कि कब नॉन ट्रिवियल कब ट्रिवियल, और उसमें नॉन होमोजीनियस में कब यूनिक सॉल्यूशन, कब इनफिनाइट सॉल्यूशन, और कब आपका नो सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।